आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, 2-3 गालियाँ देनी है वो भी दे दो, अरे नहीं, मैं सुन लूँगा। अच्छी बात बोलनी है वो भी बोल दो, सुन लूँगा। अच्छा मगर ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भैया तुम बोल नहीं सकते हो। वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुनते, विरोधी को छोड़िए, वो तो बीजेपी के लोगों की आवाज़ नहीं सुनते। पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी मुझे कहते हैं कौन कौन, जैसे नाम ले सकते नाम नहीं ले हैं? सकते। अच्छा मैं तो उनको फंसाना थोड़ी चाहता हूँ। अच्छा। ये है ये खड़े कांग्रेस पार्टी में, इनको ये बीजेपी को छोड़ के आए हैं। अच्छा। क्योंकि इनको मीटिंग में कहा चुप हो जाओ। आपके पिता प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी प्रधानमंत्री थी, आपके नाना थे, पर आपने एक कहा कि मैं इस चीज़ का सिम्टम और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। करीब 14 साल हो गए, तो आपको ऐसा कौन कौन सा लगा जहाँ पे आपने और लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया? मेरा नाम श्यामीरा सिंह है, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। पहले मैं आज तक में काम करता था। तो पहले आज तक में क्या हुआ आपके साथ? सर मैंने एक ट्वीट किया नरेंद्र मोदी के लिए। क्या वो ट्वीट किया था कि मोदी जी सेमलेस प्राइम मिनिस्टर। वो इस बात पे किया था कि उस टाइम पर जो दानिश सिद्दीकी थे और उनको उन्होंने श्रद्धांजलि भी नहीं दी थी और बाकी लोगों को दी थी। और इवन वाइट हाउस ने या ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, सब ने उनको एक मतलब श्रद्धांजलि दी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं दी, ना विदेश मंत्रालय ने दी। तो इस बात में मैंने लिखा कि कैसे वो धर्म के आधार पर मरने वालों के बीच में भी भेदभाव करते हैं, पत्रकारों के बीच में भी भेदभाव करते हैं। तो इस चीज़ पर मैंने लिखा था, तो आज तक ने मुझे निकाल दिया इस बात। तो जब आज तक ने आपको निकाला, हाँ, आपको क्या लगा? सर मुझे यही लगा कि इतना डर का माहौल क्यों है। मतलब फीलिंग क्या आई? आपके बारे में मेरे बहुत सारे पत्रकार हैं, इवन हम खुद लिखा करते थे आपके बारे में, क्या क्या नहीं लिखा लोगों ने, लेकिन लोगों के मन में ये डर नहीं था कि कोई निकाल देगा उनको नौकरी से। कांग्रेस के खिलाफ उस टाइम पर मीडिया में इतना सारा कुछ हुआ, लेकिन आज लोगों के मन में ये जो फीलिंग है कि हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ये देश तो केवल 2 लोगों का नहीं है। तो ये जो फीलिंग है ना डर की, वो एक डर है, इसका है। तो मुझे एक चीज़, आपका मैंने एक भाषण सुना, कौन सा? जिसमें आपने ये कहा कि डरो मत, और जो डरता है वो प्यार नहीं करता। तो मुझे ये चीज़ समझनी है कि डर और प्यार में क्या संबंध है। क्योंकि मैंने जो सोचा है उसको लेके पर्सपेक्टिव जो मेरा है। किस चीज़ से डरते हो? मैं सर जैसे अभी जो वर्तमान में तो मेरे मन में जो सबसे डर है वो अपनी फैमिली को लेके है, अपने भविष्य को लेके है। और सच बताऊं तो मुझे आने वाले जो 2024-28 में देश की स्थिति क्या होगी उसको लेके है। तो मुझे, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, तो मैंने जज लोहिया को लेके वीडियोज़ बनाई। तो मैं कभी भी कोई वीडियो बनाता था तो शाम को छत से जैसे नीचे जाता था, लेकिन जब मैंने जज लोहिया पे बनाई तो मेरे अंदर एक डर था सर कि मैं किस चीज़ का डर था? डर था सर, सरकार का डर था। सरकार का डर था? बिल्कुल डर है। आपको क्या लग रहा था सरकार क्या कर सकती है, मैक्सिमम क्या कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगी? ज़्यादा से ज़्यादा सर जेल डाल देगी, और क्या करेगी, ज़्यादा ज़्यादा मार देगी, ज़्यादा जान से मार देगी। हाँ नहीं, मैंने सर आपके नहीं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार देगी ना जान से। हाँ हाँ, तो आपको इनडायरेक्टली डर मौत का ही था। बिल्कुल। जब आपको किसी ने कहा हाँ, कि देखो, जब आपको आज तक के लोगों ने कहा कि देखो हम तुम्हें निकाल रहे हैं, हाँ, तो ऊपरी जो डर था, ऊपर का, वो था कि ये मुझे फायर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मगर जो गहरा डर था कि अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, हाँ हाँ, तो चलेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, हाँ। मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मर जाएंगे, एंड रिजल्ट वही है। डर का काउंटर कैसे होता है? डर को काटता क्या है? हाँ बताइए। डर को प्यार काटता है। अच्छा, ठीक है? हाँ, जिसमें दूसरों के लिए प्यार होता है, हाँ, जिसमें अपने लिए प्यार होता है। मान लीजिए आप हैं और आप सिर्फ दूसरों से प्यार करते हो, अपने आप की आपकी कोई फीलिंग है ही नहीं, आप डर सकते हो? नहीं, मतलब जैसे तो जितना आप अपने ऊपर आक्रमण करोगे उतना आपका डर कम होगा। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी राजीव जी के बारे में किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर कार्तिकेयन नाम के सीबीआई अधिकारी हैं, जिन्होंने एक राजीव जी ने उनसे कहा और तमिलनाडु के सीएम से कहा कि मैं रैली में या वैसे पूरे शहर में एक खुली जीप में घूमना चाहता हूँ और बिना पुलिस के घूमना चाहता हूँ। और जिस दिन ये उनकी राजीव जी की हत्या भी की गई, उस दिन जो लड़की थी, उस लड़की को भी पुलिस वालों ने रोका था
लेकिन राजीव जी ने उसको हटाया कि नहीं आने दो। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने रहे। और मैं एक इंदिरा जी का भी लेता हूँ कि इंदिरा जी की डेथ से 2 दिन पहले वो उड़ीसा थी। शिव जी की फिलॉसफी जानते हो आप? जीते हुए मर जाओ, मतलब जीते हुए मौत को एक्सेप्ट कर लो। जो जीते हुए मौत को एक्सेप्ट कर लेता है वो डरता नहीं है, और जो डरता नहीं है वो प्यार करता है। जैसे सिंपल सी बात है। अच्छा, तो आपको मतलब बीते 8 सालों में, जैसे आपको अभी ईडी ने समन किया आपके परिवार को, तो बहुत लोगों में ये फियर था कि अब कांग्रेस जो है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, संसार मुझे सिखाता है, हाँ, संसार के सब फोर्सेस आप अभी मुझे सिखा रहे हो, ये मुझे अभी सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, नफरत, इन सब चीज़ों से मैं सीखता हूँ। ईडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा मार देंगे, ठीक है मार दो, उसके बाद ठीक है जेल डाल दें, डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। वैसे मैं यहाँ भी सीख रहा हूँ, हाँ, वहाँ भी सीखूंगा। जैसे मैंने कई वीडियो देखे, तो जैसे मटकी है या नारियल है और वो लोग आपको दे रहे हैं, तो जैसे राजीव जी को भी जो दिया गया वो चंदन की माला थी। तो मुझे जब ये पता चला कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो मुझे अपने लिए डर लग रहा था, आपसे ज़्यादा, सही बता रहा हूँ, कि मैं इतने, जैसे आप सिक्योरिटी को एकदम नजरअंदाज कर देते हो, चले जाते हो। आपको डर लगना चाहिए, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। मगर देखो मैं डर को मिटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। डर गाइड होता है, उससे आप दोस्ती करो, उससे आप जो आपके अंदर डर है, हाँ, उसको आप अपना मित्र बनाओ, वो आपको रास्ता दिखाएगा। आँख बंद करके दूसरी ओर मत भागो। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, आप में जो अहंकार है, नफरत है, सब गायब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, आपका कोई एग्जाम्पल रहा है ऐसा? मेरे दिल में आपकी जिंदगी का कोई ऐसा उदाहरण रहा हो? पूरी जिंदगी यही है, अच्छा, पूरी जिंदगी यही है। हाँ, अगर व्यक्ति देखे ठीक से, तो हर एक व्यक्ति की जिंदगी यही तो है। हाँ, हाँ। जैसे मैं एक और इसमें लेता हूँ, मान के चलिए कि आप मतलब कभी पावर में होते हैं, तो पत्रकारों को क्या एश्योरिटी देंगे? जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जज लोया पे वीडियो बनाई, सोहराबुद्दीन पे बनाई, हिरेन पांड्या पे मैं बनाई, आपके साथ चल रहा हूँ, तो मुझे डर लगा। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हाँ, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। क्या ये आगे भी मैंने आपको रहेगा? ये तो नहीं बोला ना कि भैया देखो इधर आओगे तो मेरे बारे में ये और ये नहीं पूछ सकते। हाँ, ये तो मैंने नहीं बोला कहा गया। भैया हाँ, ब्लैंक स्लेट है, जो पूछना है पूछ लो, हाँ, हाँ, 2-3 गालियाँ देनी है वो भी दे दो, अरे नहीं, मैं सुन लूंगा, अच्छी बात बोलनी है वो भी बोल दो, सुन लूंगा। मगर ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भैया तुम बोल नहीं सकते हो, हाँ, क्योंकि आपके मुंह में हिंदुस्तान की आवाज़ है। सिर्फ आपके नहीं, इन सब लोगों के मुंह से हिंदुस्तान की आवाज़ निकलती है। अच्छा, जैसे ईडी के बारे में आपको समन भेजा गया, तो आप कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स थे पहले, भले हल्के थे, पतले थे, लेकिन जैसे भी थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तो मेरा ये मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि अगर आपकी सरकार आती है, आपके लोग आते हैं, तो ईडी सीबीआई को क्या आप स्वतंत्र करेंगे? ये कानून लेके आएंगे एक अलग से, ताकि बार बार जो सरकारें बार बार ईडी को दबाती हैं। मैं हाँ, आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी एक व्यक्ति के या किसी संगठन के नहीं हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो हिंदुस्तान की जनता के हैं। इसका मतलब उनका काम जनता के इंटरेस्ट की रक्षा करने का है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका काम किसी एक व्यक्ति को राजनीतिक फायदा पहुंचाना या किसी दूसरे व्यक्ति किसी संगठन को मदद करना नहीं है। और आज क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के सारे संगठन 2-3-4 व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, बिजनेस में भी यही हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी बीजेपी का कोई क्लोज बिजनेसमैन है तो ईडी का इस्तेमाल करके उसको फायदा पहुंचाया जाता है। इस पे जैसे अभी हसदेव वरण का मामला बहुत चला, आपको मैंने एक जगह भाषण देते हुए देखा, आदिवासियों में भी और एक यूनिवर्सिटी में भी, शायद वो बाहर की थी, और आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वहाँ पे दिखाया और सीरियसली बहुत लोगों को वो अट्रैक्ट किया कि राहुल एक कमिटेड नेता हैं। आपके भाषण से ऐसा लगा।
लेकिन बाद में जैसे राजस्थान सरकार की और छत्तीसगढ़ सरकार की द्वारा से पैक्ट होता है। मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने कई बार कहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, यही ठेके कांग्रेस के टाइम पर भी दिए ही जाते थे, है ना? तरीका देखिए, हाँ तरीका बिल्कुल अलग है। राजस्थान में जो अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली, वहाँ पे किसी को दबाकर, डराकर लोगों को परे करके नहीं किया जा रहा। तो एक ये है। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में डिस्कशन चलता है। हमारी पार्टी में, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें अलग अलग राय भी हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की राय है, मेरी राय है, तो वो भी बात होती है। मेरी राय कभी कभी थोड़ी अलग होती है, उनकी राय थोड़ी अलग होती है। तो सर ये हसदेव अरण्य को लेके आपकी राय क्या है अभी? हाँ। मैंने आज भाषण में बोला कि जो आदिवासी शब्द है उसका मतलब है हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, और आदिवासियों को, गरीबों को देश में हक मिलना चाहिए। जो उनका है वो उनको मिलना चाहिए। सर, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रेखा के इस तरफ नहीं, बिल्कुल मैं देख भी रहा हूँ। जैसे मुझ पर जब यूएपी लगाई गई, तो जो आपने कहा ना कि आपका डर कैसे खत्म होगा, डर के लिए कई बार साथ की ज़रूरत होती है, लोगों को आसपास देखते हैं। तो उनमें से आप एक नेता थे जिन्होंने इसके खिलाफ लिखा, यूएपी के खिलाफ, कि यूएपी नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये तो मैं मानता हूँ कि आप रेखा के इधर खड़े हैं, ये मैं मानता हूँ, पर मेरा एक और है सर कि क्या आप अपने आप को सोशलिस्ट मानते हैं नेहरू की तरह, या आप एक सामान्य जो जैसे ढर्रा चल रहा है वही है? आपके आने के बाद नेहरू को ये टर्म दी जाती है। हाँ हाँ, ये सोशलिस्ट है, किसी को कहा जाता है ये कैपिटलिस्ट है। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, हिंदुस्तान की जो जनता है उनका फायदा करना, हाँ, और हिंदुस्तान में शांति, भाईचारा और हार्मनी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। हाँ। नहीं, मैं हर सिचुएशन को देखकर, उसके बारे में सोच समझकर मैं डिसीजन लेता हूँ। नहीं, मैंने ये देखा तो है। ये कहना कि भैया ये अच्छा, इस बॉक्स में बैठा है, अच्छा, मैं किसी बॉक्स में नहीं हूँ। मैं सिचुएशन को देखता हूँ, सिचुएशन को गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ और फिर निर्णय लेता हूँ। मेरा ये सवाल है सर कि क्या आने वाले भविष्य में राहुल के नेतृत्व में लोग या जनता या यूथ ये इमेजिन कर सकते हैं कि राहुल अगर आएंगे तो मुफ्त शिक्षा पे बात होगी, मुफ्त हेल्थ पे बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन पे बात होगी? जैसे ये आप बोल रहे हो ना, राहुल आएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं आएगा, एक सोच आएगी, ठीक है? हाँ हाँ, जनता की एक आवाज उठ के आएगी। जिस आवाज के साथ मैं खड़ा हूँ वो आवाज शिक्षा, स्वास्थ्य और इक्वालिटी की बात करती है। बिल्कुल। तो मेरी थिंकिंग है। तो आप इसमें बिलीव करते हैं कि हाँ? जी, आप सवाल पूछते हैं फिर इंटरप्ट कर जाते हैं। तो आपने कहा ना डरो मत। डरो मत। चलो करो, बोलो, पूछो। मैं यही कह रहा था कि क्या आप इसमें बिलीव करते हैं कि राहुल के नेतृत्व में इकोनॉमी में जो है उसके जो जैसे अभी तो नहीं, जनता, कांग्रेस के में, कांग्रेस के जनता, में, अच्छा, अच्छा, जनता की आवाज हाँ, का नेतृत्व। अच्छा, हमारा काम आवाज को सुनने का है, हमारा काम जनता से गले लगने का है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी जो आवाज है, उस आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। बिल्कुल। मेरी प्रॉब्लम आरएसएस से क्या है बताइए। मेरी प्रॉब्लम है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। उन्होंने, उनकी माइंड में उनको सब कुछ मालूम है, उनको खेती के बारे में मालूम है, उनको मजदूरी के बारे में मालूम है, मजदूरी कभी की नहीं है मगर सब मालूम है। तो मेरा कहना है, देखिए, खेती की बात करनी है तो किसान से जाके बात कीजिए, उसकी बात सुनिए, बता देगा आप। तो वो हिंदुस्तान की आवाज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये मेरा उनके साथ प्रॉब्लम है।
गलतफहमी में मत आइए, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे दिल में हर जीव के लिए करुणा है, उनके लिए भी। मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता हूँ, मगर मैं उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई जरूर लड़ूंगा। सर मेरा एक और सवाल है इसी में, आपने जैसे कहा कि आपकी नफरत नहीं है, आपके उनके जो लॉज हैं या जो जिस तरीके से वो लागू करते हैं, जैसे CA NRC लाए या किसान आंदोलन लेके आए, तो जो विरोधी आवाज़ थी, चाहे वो किसान थे चाहे मुस्लिम थे, उन्होंने अगर बात रखी तो उनको जेलों में डाल दिया गया। विरोधी तो आवाज़ नहीं, यहाँ पे नहीं, हाँ, वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुनते। विरोधी को छोड़िए, वो तो बीजेपी के लोगों की आवाज़ नहीं सुनते। पार्लियामेंट में बीजेपी के MP मुझे कहते हैं, कौन कौन जैसे नाम ले सकते नाम नहीं ले हैं? सकता। अच्छा, क्या मैं तो उनको फंसाना थोड़ी चाहता हूँ। अच्छा। ये है ये खड़े कांग्रेस पार्टी में, इनको ये बीजेपी को छोड़ के आए हैं। अच्छा। क्योंकि इनको मीटिंग में कहा चुप हो जाओ, तो इनका नाम तो दे सकता हूँ। अच्छा। मगर ऐसे बहुत सारे बीजेपी में बैठे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें हमारी बात ही नहीं सुनता कोई। तो बिल्कुल सेंट्रलाइज तरीके से बिना किसी के सुने, और इसके बहुत उदाहरण हैं। नोटबंदी, GST, कोरोना के समय जो किया गया, चाइना के साथ जो हो रहा है, ये सब उसके उदाहरण हैं। आप सेना की बात नहीं सुनते हो, आप सेना की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जो आपको लगता है आप करवा देते हो। तो ऐसे देश नहीं चल सकता। आपको ऐसे कौन से पिछले 8 साल से आप विपक्ष में, आपको ऐसे कौन से फैसले लगे या ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी जिनको आप होते तो अच्छे से हैंडल करते? मतलब ऐसी 3-4 सिचुएशन आप बता सकते नहीं, हैं? देखिए, ये मैं होता की बात नहीं है, जनता की आवाज सुनने की बात है। आप अगर हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक, सबसे बड़े उद्योगपतियों को छोड़ के, अगर मोदी जी चले जाते और कहते भैया बात बताओ, सीक्रेट में चले जाते और कहते भैया बात बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नोटबंदी कर दूँ, आपको क्या लगेगा? तो क्या लगता है, फायदा होगा नुकसान? 99% लोग हाथ जोड़ देते, कहते भैया ऐसा मत करिए, हम छोटा बिजनेस चलाते हैं, हमारा कैश फ्लो सब खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। किसान कहते भैया ये मत कीजिए, हमने घर में थोड़ा पैसा रख रखा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, यही बात GST की है, यही बात कोरोना के समय